गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू स्टडी विद अरूप सर। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टैंडर्ड 8th की कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड 8th के बोल रहे थे कि सर पॉलीगन्स चैप्टर करना है, तो आइए पॉलीगन्स चैप्टर को आज शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड 8th के बच्चे आप तैयार हो जाइए और आप लोग जैसे जैसे कहेंगे उस प्रकार से आपको चैप्टर कंटेंट जो है वो धीरे धीरे डाल दिया जाएगा। तो ये चैप्टर 8 जो है वो मींस स्टैंडर्ड 8th का जो चैप्टर है पॉलीगन, ये आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया गया है। आपका चैप्टर नंबर 14 है उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले पॉलीगन समझने से पहले हम लोगों को कुछ और टर्म्स को समझना जरूरी हो जाता है कि पॉलीगन्स आखिर बना किससे है। ठीक है, तो पॉलीगन्स में जाएंगे उससे पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि जब बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सीधे रास्ता में हो, उन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जाने, इससे पहले भी वीडियो हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब आ जाते हैं क्या कि पॉलीगन्स बनने के लिए किस चीज की जरूरत है। पॉलीगन्स बनने के लिए कर्व की जरूरत है ना। तो आखिर कर्व क्या है, व्हाट इज कर्व। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं किसको, कर्व को। ठीक है, तो व्हाट इज कर्व। कर्व इज अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए पेन और पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि कर्व आखिर क्या है। तो कर्व एक ऐसा फिगर है जो कि हम लोग पेन या पेंसिल से किसी भी प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे, किसी स्केल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन उसको क्या करना, उठाना नहीं है ना। हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल क्या चलेगा, वो बिल्कुल फ्रीली चलेगा। तो जब कभी भी हम लोग बिना किसी की मदद से, जब हम लोग इस प्रकार से बिना पेन को लिफ्ट किए हुए कुछ बनाएंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे कि वो फिगर जो है वो स्ट्रेट नहीं बन रहा, बल्कि थोड़ा सा मुड़ाव है उसमें। कर्व का मतलब होता है मुड़ाव, घुमाव, है ना। तो थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा बेंडिंग जो है वो है। तो कहीं पर भी यहाँ पे पेन हमारा उठा नहीं, तो ये किस प्रकार का एक फिगर दिख रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ कर्व, वो कर्व है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि कर्व जितनी आसानी से बता दिया गया उतना सिंपल ये है नहीं। ठीक है, अब कर्व के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उन टाइप्स को जानते हुए हम लोग पहुंचेंगे पॉलीगन तक। तो बच्चों बात समझ में आ रहा है कि सबसे पहले पॉलीगन जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना है कि कर्व क्या है। देन व्हाट इज कर्व। कर्व इज ए फिगर व्हिच इज ट्रेस्ड आउट with the help of a pen or pencil on a plane surface without lifting it. उसको उठाना नहीं है। जब हम लोग बिना उठाए हुए अपने पेन या पेंसिल को किसी प्लेन सरफेस पे चलाते हैं, तब जो फिगर बनता है तो वो कर्व कहलाता है, मुड़ाव कहलाता है ना, घुमाव कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं अब कर्व के कितने टाइप हैं। तो कर्व के सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग सबको देखेंगे। कर्व जो है, कर्व बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ठीक है बच्चों, आपके बुक में सारा कुछ है। ठीक है, इसलिए मैं उसको डेफिनेशन उसका नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, तो समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो क्या कहा जा रहा है, कर्व जो है वो दो प्रकार के, स्पेशली क्या क्या, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है। तो ओपन कर्व एक ऐसा कर्व होगा जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होंगे। जैसा कि अगर मैं सपोज करता हूं कि ऐसा कोई कर्व बना दे रहा हूं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां था लेकिन एंडिंग पॉइंट यहां है, इट इज नॉट द सेम। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, है ना। तो ओपन कर्व देखो, हम यहां पे जाने का रास्ता है हमारे पास, है ना, दिस इज ओपन। देन सिमिलरली यू कैन फाइंड, जैसे हम लोग यू लिखते हैं, यू कैन सी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है क्या, सेम नहीं है। यहां पे इजीली कोई भी आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज ओपन कर्व। ये भी घुमा हुआ है, ऐसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के माध्यम से कोई भी घुसेगा और यहां तक जा सकता है, मतलब ये ओपन है। ठीक है, तभी तो जा पा रहे हैं। अंदर जा सकते हैं कब, जब वो खुला हुआ होता है। ठीक है, तो ओपन कर्व जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज ओपन कर्व, द टाइप ऑफ कर्व
whose starting and ending points are not the same, they are called open curve। ऐसे कर्व जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं उन्हें ओपन कर्व कहा जाता है। तो ओपन कर्व हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कौन से पे, क्लोज्ड कर्व। नाउ फॉर क्लोज्ड कर्व, अब क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता ही ना चले, है ना। दिस मींस इट हैज द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। नाउ यू कैन सी क्लोज्ड कर्व की जब बात आती है, अगर मैं ऐसा बना देता हूं तो क्या इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता चलेगा? एक सर्कल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस, ये एक कर्व बन रहा है, क्या इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता है क्या? नहीं है। हम लोगों ने ऐसा एक फिगर बनाया था, इसको अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, अब कौन सा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? अंदर जाने का भी कोई रास्ता इसमें नहीं है। तो ऐसे कर्व जो होते हैं, these type of curves are called closed curves। ऐसे कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और भी बहुत तरह का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी क्लोज्ड कर्व है ना। तो क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि घुमा हुआ होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, कहीं ना कहीं मुड़ाव होना चाहिए उसमें, और वो बंद होना चाहिए। तो हम लोग किस प्रकार से उसका डेफिनेशन याद करेंगे, दैट एनी कर्व whose starting and end point cannot be distinguished or a curve having the same starting and end point are called closed curve। उसको closed curve कहा जाता है, ठीक है। अब closed curve में भी दो प्रकार के, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो closed curve में दो प्रकार के क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको कहते हैं? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हम लोग उस क्लोज्ड कर्व को कहेंगे जिसके, जो कि अपने आप को कभी इंटरसेक्ट नहीं किया होगा। तो जैसा कि अगर मैं इस प्रकार का एक कर्व बनाता हूं तो ये कभी भी अपने आप के अपना कोई भी साइड ये कभी इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसीलिए ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक फिगर बनाता हूं तो ये इसके कोई भी साइड ने अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो इसके किसी भी साइड ने अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया, हेंस इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व आर द कर्व्स whose sides are not intersected in between themselves, है ना। अपने आप में वो लोग कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वैसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे कर्व को हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। वहीं पे कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व कौन सा हो जाएगा, है ना। अब ऐसा भी तो अब सवाल आएगा कि सर कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व क्या, ऐसा ही तो क्लोज, ऐसा ही क्लोज्ड कर्व आप बता रहे हैं। अब आप देखिए, अगर हमारा क्लोज्ड कर्व ऐसा हो, ये भी तो क्लोज्ड है ना, तो क्या इसने अपने आप को ही इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व में आ जा रहा है। देन सिमिलरली लाइक दिस, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है लेकिन ये अपने आप को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है ना। हम लोगों ने कई बार क्या देखा है, स्टार बनते हुए देखा है। तो स्टार में भी क्या होता है, इसी प्रकार से ये क्या करता है, अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर देता है। तो जब अपने आप को ही इंटरसेक्ट आप कर रहे हो, कोई ऐसा क्लोज्ड कर्व मिले तो वो कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व में आ जाता है, उसकी गिनती कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व में आती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ओपन क्लोज्ड कर्व और कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड मींस सिंपल क्लोज्ड कर्व और कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व में क्या अंतर है, ठीक है। क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व वैसे क्लोज्ड कर्व होंगे जो कि अपने साइड्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं किए होंगे, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व किसको कहा जाएगा, जो कि अपने ही किसी साइड को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी कुछ कर्व ऐसे हो सकते हैं जो घूमे हुए हो, लेकिन एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीगन कहा जाता है। मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मेड अप ऑफ
स्ट्रेट लाइंस, याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है वो क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। अब आए हम लोग किस पे? अपने चैप्टर के नाम पर, है ना? क्या कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड पॉलीगन्स, उसको पॉलीगन्स कहा जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है बच्चों, तो क्या कहा गया अभी कि पॉलीगन्स किसको कहेंगे? ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, दैट इज नोन एज पॉलीगन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। अब पॉलीगन्स जो है, पॉलीगन्स सिंपली देखो, अब कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बनी, अब सोच के देखो कि एक स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बना क्या? नहीं बना। दो स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बना क्या? वो भी नहीं बना। तीसरा स्ट्रेट लाइन लेकिन जब लिया गया तो एक फिगर बन गया। ये कैसा क्लोज्ड फिगर बना? एक ट्राइंगल के शेप का क्लोज्ड फिगर बना। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है ना? तो ऐसा पॉलीगन जो 3 स्ट्रेट लाइंस की मदद से बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ट्राइंगल। उसको क्या कहा जाता है? ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम सिंपलेस्ट क्लोज्ड पॉलीगन, सिंपलेस्ट पॉलीगन दैट इज ट्राइंगल, है ना? वो पॉलीगन है, ट्राइंगल है। देन अब इसी तरह से 4 साइड्स वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल मत कहना, इसको क्या कहना है? दैट दिस इज क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या कहा जाता है? 4 साइड्स के बने हुए जो होते हैं दे आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल के फिर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट्स, रोम्बस, देयर आर सो मेनी टाइप्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो 3 साइड वाले, 3 साइड्स वाले जो हैं वो ट्राइंगल कहलाएंगे, 4 साइड्स वाले जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। इसी तरह से 5 साइड्स वाले पेंटागन कहलाएंगे, 6 साइड्स वाले हेक्सागन कहलाएंगे, 7 साइड्स वाले हेप्टागन कहलाएंगे, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन कहेंगे, 9 साइड्स वाले को नोनागन कहेंगे, 10 साइड्स वाले को डेकागन कहेंगे। इस तरह से साइड्स हमारा बढ़ते जाता है और नाम हम लोग अलग अलग देते चलते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि पॉलीगन्स के फिर क्या कुछ टाइप्स होते हैं? यस, पॉलीगन्स के भी टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स क्या हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो पॉलीगन्स किस किस टाइप का होता है अब जरा देख लें भाई। तो देखते हैं हम लोग क्या कि पॉलीगन्स नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे फिर 2 टाइप का पॉलीगन है ना? क्या क्या? कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। एंगल के बेसिस पे याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या क्या? कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या भाई? एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बोल दिया गया, मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर ऐसा कोई पॉलीगन जिसके एक भी एंगल क्या हो मोर देन 180 डिग्री हो, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना? तो अगर ऐसा कोई पॉलीगन मिलता है जिसके एक एंगल जो होते हैं कम से कम एक भी एंगल क्या हो जाए 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसको कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। वहीं पे कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको कहा जाता है? ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। लेस देन 180 डिग्री, है ना? लेस देन 180 डिग्री, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल समझ में आ गया बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में 2 टाइप के पॉलीगन क्या क्या है? कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए? मोर देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा कि कम से कम नहीं, सारे एंगल जो होने चाहिए वो 180 डिग्री से कम के होने चाहिए।
ठीक है, तो ये अब सवाल आएगा कि सर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री ऐसा कौन सा फिगर हो सकता है। तो बच्चों एंगल हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ये ओपनिंग बड़ा होते जाता है एंगल बड़ा होते जाता है ना। तो ये तो एक्यूट एंगल है, अगर ऐसा बना दिया जाए राइट एंगल है, अगर ऐसा बना दिया जाए तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर बिल्कुल सीधा बना दिया जाए तो स्ट्रेट एंगल है। अब जरा देखते हैं कि आखिर मोर देन 180 डिग्री वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन को और जो नेक्स्ट वाला लाइन ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये वाला एंगल तो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अब सवाल आता है कि सर ऐसा जहां पे रहेगा वहां पे पॉलीगन कैसे बना। फिर अगर इधर हम लोग खींचते हैं तो ये तो ट्राइंगल बन जा रहा है और ये लेस देन 180 डिग्री बन जाएगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। लेकिन इसी तरह का पॉलीगन, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस जगह पे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, क्या ऐसा नहीं बन सकता है पॉलीगन। तो ये भी एक ऐसा पॉलीगन बना जो चार साइड्स का बना हुआ, 1 2 3 एंड 4, जिसके ये वाले एंगल जो हैं वो मोर देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसा पॉलीगन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉनकेव पॉलीगन, उसको कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं लोग। ठीक है, अब बात आती है किसकी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दे आर ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। एक बार फिर से बता दूं कॉनकेव पॉलीगन कैसे बनेगा, दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड इफ this is made a closed polygon then this becomes a concave polygon। ये concave polygon बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बताया गया कि ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऐसा कोई भी पॉलीगन क्या कहलाएगा, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, कॉन्वेक्स पॉलीगन से दूसरा टाइप, ये था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स फिर हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास दो टाइप के पॉलीगन और होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के आधार पे हमारे पास दो प्रकार के पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जिसके सभी साइड्स बराबर हो जाएं, है ना, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और जिसके साइड्स डिफरेंट डिफरेंट मेजर के हों, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हों, उसको क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। बात आ गया समझ में बच्चों, कि जिसके सभी साइड्स बराबर हों। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर हों तो ये रेगुलर पॉलीगन होगा। स्क्वायर, जिस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स बराबर हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। बात आ रहा है समझ में। तो ये क्या होना चाहिए, जिसके चारों साइड्स मींस जिसके सभी साइड्स बराबर हो जाएं, लेकिन साथ में इसमें एक और चीज इंक्लूड करेंगे कि विद ऑल द साइड्स ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, ये रेगुलर पॉलीगन की खासियत होती है क्या, that all the sides as well as all the angles are also equal, then it is called a regular polygon, उसको एक रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका मींस डायग्राम है ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि कर्व कितने प्रकार के हुए, पहले ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, है ना, फिर क्लोज्ड कर्व कितने बने, सिंपल क्लोज्ड, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड, फिर सिंपल क्लोज्ड कितने बने, पॉलीगन्स, है ना, फिर पॉलीगन, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है वो पॉलीगन बना। फिर पॉलीगन जो है वो कितने प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एंगल दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एज वेल एज एंगल्स दैट इज रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के लिए क्या, कि कुछ फार्मूलाज, यहां से हमारा चैप्टर जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, सिर्फ 2-4 फार्मूला हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज को देखते हैं। आइए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ फार्मूलाज को। तो ये फार्मूला किससे रिलेटेड है, पहला वाला, फॉर रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ n साइड्स। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ वेरिएबल है जिसमें कि n का वैल्यू हम लोगों का क्या हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा
कि एक पॉलीगन बनने के लिए कम से कम हम लोगों को 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है ना। तो फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स हमारे लिए क्या क्या है हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिया गया, द फर्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो अगर सपोज करते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम लोग लेते हैं, है ना। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन सिंपल वाला कौन सा होता है, सबसे सिंपल वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो आइए हम लोग जाने पहले कि एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं बच्चों, जो हमारे पॉलीगन के ही साइड से बना हुआ हो लेकिन पॉलीगन के बाहर बना हुआ हो। जैसे कि इस जगह पे अगर हम लोग देखें कि ये वाला जो एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को देखना है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या कहा गया, 360 बाय n, 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज ABC, यहाँ पे A, B और C दे दिया हमने। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होगा, हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री बाय कितना, बाय 3। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इस पॉलीगन में, 3 है, तो डिवाइड बाय 3। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री ना। तो आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ठीक इसी तरह से ये भी एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। अब आप खुद ही निकाल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल कितना होगा। इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या हो सकता है। तो बच्चों क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कोई भी, वो अपना 180 डिग्री होता है ना। उस 180 डिग्री को हमने इस प्रकार से कट किया है। ये अगर 120 डिग्री हो तो अंदर वाला कितना होगा, 60 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे निकाले हम लोगों ने, तो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। और फिर जब एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो इंटीरियर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 180 डिग्री से उसको घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसी का इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, अंदर के इंटीरियर एंगल्स आर 60 डिग्री, है ना। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हमारा वैलिड हो गया। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को मिला यहाँ पे, क्या, फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, क्या क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n, है ना, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। और वहीं पे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, इंटीरियर एंगल को भी मार्क कर लेंगे, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर रेगुलर पेंटागन अगर ले, कहेंगे कि सर ये तो सभी जानते हैं, फॉर रेगुलर पेंटागन अगर ले लिया जाए तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय 5, है ना। कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा इसका, ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, है कि नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हर एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री के हो जाएंगे तो इंटीरियर एंगल अपने आप मालूम चल जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इंटीरियर, हर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री।
तो आ गया समझ में। ये था रेगुलर पॉलीगन्स की बात, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूलाज पे हम लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, और फिर इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन के 2-3 फॉर्मूलाज आते हैं, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पसंद आए तो आप लोग सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऊपर जो फॉर्मूलाज हैं, 2-3 फॉर्मूलाज होंगे, उसको देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों क्या कहा गया अभी कि अब कॉन्वेक्स पॉलीगन के 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उसको देख लेते हैं, उसको बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। जब कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स, यहां पे याद रखेंगे n जो है वो वेरिएबल है, n किसका वैल्यू टेक करेगा, किसका वैल्यू लेगा, कितने साइड्स हैं उस साइड्स का वैल्यू बस हम लोग उस पे पुट करेंगे, n की जगह पे हम लोग साइड्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऐसा कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके सभी इंटीरियर एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, है ना। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल का, आ जाइए, एक्सटीरियर अभी अभी बताया गया ना कि एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल, so sum of all exterior angles will be equal to 4 right angles. right angles का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, so 4 into 90 डिग्री that is 360 डिग्री होना चाहिए। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। आइए देखते हैं होता है कि नहीं। अभी अभी बताया गया था ट्राइंगल के बारे में, तो बाहर वाला एंगल कितना निकला था 120 डिग्री, इधर वाला भी कितना आया था 120 डिग्री, इधर वाला भी कितना आया था 120 डिग्री। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल जोड़कर कितना आ गया 120 प्लस 120 प्लस 120 360 डिग्री आया है या नहीं, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, जिसके बारे में जानते हैं उसी का एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल। तो बाहर वाला इधर 90 है तो इधर भी बाहर वाला 90 डिग्री होगा, ठीक। इसी तरह से इधर भी हमारे लिए 90 डिग्री बनेगा, इधर भी हमारे लिए 90 डिग्री बनेगा, और इधर भी हमारे लिए 90 डिग्री बनेगा। तो सभी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो आप देख सकते हैं कि हर बार क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर पेंटागन भी हो तो भी क्या होगा, बाहर वाले कितने थे 72 डिग्री करके थे एक्सटीरियर एंगल, तो 72 into 5 दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। बात आ रही है समझ में। तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल बात याद रखेंगे, 4 राइट एंगल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या याद रखेंगे 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आइए बच्चों क्या देखते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज 2n-4 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स जैसा कि बताया गया 90 डिग्री, तो 2n-4 into 90 डिग्री, है ना। अब सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल में क्या होता है, n इज इक्वल टू 3, n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स क्योंकि 3 है, तो इसमें हमारे लिए इंटीरियर एंगल का सम हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए देख लेते हैं वेरीफाई करके कि सही है या फिर नहीं है। देन क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2 into n, n का वैल्यू कितना है 3 minus 4 into 90 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 2 into 3 दैट इज 6, 6 minus 4 कितना हो जाता है 2 into 90 डिग्री। आ गया ना हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री पे आ जा रहा है, ये भी हम लोग जानते थे कि 180 डिग्री होता है, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग देखें किसके लिए, एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं। स्क्वायर में सभी इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो 90, 90, 180, फिर 90, 270 और 360, 360 होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 360 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं होता है या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं, यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 4, देन 2 into 4 minus 4 into 90 डिग्री, है ना। 2 into 4 तो 8 minus 4 कितना हो जाता है 4 multiply 90 that is 360 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, हम लोग सारे इंटीरियर एंगल का सम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें मालूम हो तो 2 into नंबर ऑफ साइड्स minus 4 एक ब्रैकेट में रखेंगे मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा।
अब आ जाते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि डायगोनल्स किसको कहते हैं। तो डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में जब ऑपोजिट कॉर्नर्स को हम लोग ऐड करते हैं एक लाइन से, तो उसको क्या कहा जाता है, डायगोनल कहा जाता है। तो ये एक चार साइड्स का एक पॉलीगन था। इस 4 साइड्स के पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं हम लोग जरा देख लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। तो क्या दिया गया है ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, देन 4 into 4 minus 3 by 2। 4 minus 3 क्या हो जाता है 1, 1 into 4 that is 4 by 2। इसका मतलब 2 ही डायगोनल हो सकते हैं। क्या वैलिड है, बिल्कुल, AC और DB बस 2 ही डायगोनल मिले हम लोगों को। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि हमारे ट्राइंगल में कितना डायगोनल होता है, तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल में कितना डायगोनल हो सकता है। ट्राइंगल कितने साइड्स का है, 3 साइड्स का। सो n मतलब 3 into 3 minus 3 by 2। 3 minus 3 कितना हो जाता है 0। सो इसका मतलब 0 डायगोनल्स, ऑब्वियसली 0 डायगोनल्स, हम किसी भी कॉर्नर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो 0 डायगोनल्स हो गए। इसी तरह अगर हम चाहें कि पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, आइए देखते हैं पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। क्या करेंगे, पेंटागन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो n दैट इज नंबर ऑफ साइड्स 5। पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 5। 5 into 5 minus 3 by 2, तो कितना हो गया 5 into 2 by 2। तो इसका मतलब 5 डायगोनल्स जो है हमारे पास हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हम लोग देख लेंगे 5 हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, और ये 5 रहा हमारे पास। तो 5 डायगोनल हम लोगों को यहाँ पे पेंटागन में मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। इसी की मदद से हम लोग आगे के एक्सरसाइजेस को बनाएंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं वापस उसको क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।